नाम उनका होता है दीप शुक्ला। वो दीपक थे, ये कुल दीपक हैं। दो शब्द और ज्यादा हैं कि तुम कब कम हो पढ़ना ज्यादा, कविता कम हथकंडा ज्यादा, और तुम ही बता दो कैसे हो गए गोबर कम और कंडा ज्यादा। आइए कुलदीप जी का स्वागत कीजिए। और संचालक जी को कम से कम 27 बार प्रणाम करता हूँ। दंडवत करो। दंडवत प्रणाम करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ, साष्टांग प्रणाम करता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा मक्खन में नहीं लगा सकता हूँ। सच्चाई ये है दादा जी कि मैं कविता सिर्फ 2 पर ही लिखता हूँ, तीसरा विषय ही नहीं है अपने पास। बिल्कुल बिल्कुल। या तो पत्नी पे लिखता हूँ और या नेता पे लिखता हूँ। ये दो ही हैं, ये दो ही दुनिया में। क्यों दादा? कविता भी उसी पर निकलती है जिससे आदमी या तो बहुत खुश होता है या बहुत त्रस्त होता है। अब आप खुद अंदाजा हमारी चेचिस देख के लगा लो कि मैं खुश हूं कि त्रस्त हूं, बताने की जरूरत नहीं है। कि अभी तक आप लोग सुनते रहे थे। दादा मैं ओज की कविता भी पढ़ सकता हूं। बिल्कुल, लेकिन पढ़ता नहीं हूं। बिल्कुल, क्योंकि ओज की कविता में अभी भैया ने अभी ओज की पंक्तियां पढ़ी, बहुत दम लगाई, भैया को पसीना आ गया, आवाज बहुत उठानी पड़ती है। अब हम इस गई गुजरी काया पे आवाज उठा दें, लौटी ना लौटी, यहाँ कवि सम्मेलन की बजाय कुलदीप शुक्ला का एकादशवां होगा, फायदा क्या है? इसलिए सीधे सीधे सुनिए, डायरेक्ट मजा लीजिए, कोई लफड़ा नहीं दिमाग लगाने का। कि अभी तक आप सुनते रहे थे, अभी तक आप सुनते रहे हैं, दादा बैठे हुए हैं, वरिष्ठ हैं हमारे, कि अभी तक आप सुनते रहे ऐसे भारी भरकम कवियों को। अब आपका पाला सिर्फ 1.5 पसली के कवि से पड़ा है। अब आपका पाला सिर्फ 1.5 पसली के कवि से पड़ा है, और जिन्हें आपने अभी तक सुन रखा है ये सब 12 बोर के कवि थे। सावधान हो जाइए, आपके सामने 315 बोर का कवि खड़ा है। दादा मैंने कहा मैं पत्नी पर लिखता हूँ। स्वागत है। उस चीज से त्रस्त बहुत हूँ। अपनी पर ही लिखता हूँ, आपकी पर लिख दूंगा तो पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढते घूमोगे। नहीं, और इससे पहले कि ब्याह करना, शादीशुदा लोगों के सामने समस्या क्या होती है। मैं भी शादीशुदा हूँ भाई साहब, 12 साल से झेल रहा हूँ, इसलिए नारी सशक्तिकरण की बात कभी किसी मंच पे करता ही नहीं हूँ। बिल्कुल। कि ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। ब्याह करना जिंदगी का पंगा सबसे बड़ा निकला। अरे अपना तो किस नसीबी साला चने के झाड़ पे चढ़ा निकला। अरे अपना तो नसीबी चने के झाड़ पे चढ़ा निकला, और मती मारी गई थी जो कर बैठे ये ब्याह सगाई। छेना समझ के खाया, ससुरा दही बड़ा निकला। अच्छा एक बार ऐसा हो गया कि हमने भगवान जी से पूछा, तब शादी नहीं हुई थी दादा, और नौकरी वोकरी भी नहीं थी। वो तो शादी के बाद ही भगवान दिखाई देते हैं। नहीं पहले ही दिख गया था, पहले ही दिख गया था। तो हमने भगवान जी से पूछा, 4 पंक्तियां देखिए मैंने भगवान जी से क्या कहा, और फिर 4 पंक्तियां कि भगवान जी ने जवाब क्या दिया। कि प्रभु रोजी चलाने की मुझे कोई वजह दे दो। नौकरी नहीं करते थे। स्वागत। कि प्रभु रोजी चलाने की मुझे कोई वजह दे दो, हंसूं सबको हंसाऊं मैं, प्रभु इतनी रजा दे दो। नहीं निर्दोष हूं मालिक मेरे मैं भी ये दुनिया में, मुझे मेरे गुनाहों की प्रभु पूरी सजा दे दो। क्या बात है। भगवान जी भी कुछ मूड में बैठे हुए थे, तुरंत जवाब आया दादा। बोले तू करके मास्टरी खर्चा चलाए कह रहा हूं मैं, तू करके मास्टरी खर्चा चलाए कह रहा हूं मैं, हंस पड़े तू हास्य और सबको हंसाए कह रहा हूं मैं, और सजा तेरे गुनाहों की तुझे हर रोज मिल जाए, मेरे बच्चे इसी खातिर तो पत्नी दे रहा हूं मैं। वाह वाह क्या बात। तो भाई साहब वो आज भी मिल रही है, खैर किस्तों में मिलती है, लेकिन सजा बराबर मिलती है, पूरी कोई समस्या नहीं होती है। अच्छा ये दादा बात ये हो जाती है कि एक बार हमारी पत्नी ने हमसे कह दिया, बोले मंच पर जाते हो, कविता पढ़ते रहते हो, नेताओं की खिंचाई करते रहते हो, पत्नी की खिंचाई करते रहते हो, कभी मेरे लिए कुछ अच्छा भी लिख देते। तो मैंने दादा 4 पंक्तियां लिखी। उन 4 पंक्तियों को पत्नी ने जब मंच पे सुना, आपके जैसे रिकॉर्डिंग कर ली, और रिकॉर्डिंग करने के बाद यूट्यूब पे डाल दिया। भाई साहब 1 हफ्ते तक ढाबे पे खाना खाया है। अच्छा पंक्तियां थी वो आपके सामने रखता हूं। स्वागत है। कि मैंने पत्नी की तारीफ में एक छंद लिखा कि गज जैसी काया हुई, पत्नी थोड़ी भारी भरकम है,
कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। कि गज जैसी काया हुई जाने कैसी माया हुई, मुझको तो पूरा शैल खंड लगती हो तुम। और जब जब सताती हो तो हाड़ से कपाती हो, तो मांग पूस वाली वही ठंड लगती हो तुम। वाह। और क्रोध में भरी हो जब, क्रोध में भरी हो जब, रोष में जरी हो तब, गर्मी जेठ मास की प्रचंड लगती हो तुम। और सच कहूं प्राण प्रिय पाप कुछ मैंने किए दिया, जो विधाता ने वो दंड लगती हो तुम। वाह वाह वाह। अभी भी पीछे से कुछ लोग तालियां नहीं बजा रहे हैं, मत बजाइए, मैं बता रहा हूं साइड इफेक्ट क्या होता है ताली ना बजाने का। कि मेरी कविता को सुन ताली ना बजाएंगे जो, मेरी कविता को सुन ताली ना बजाएंगे जो, धोखा जिंदगी का सबसे ही बड़ा पाएंगे। वाह। धोखा जिंदगी का सबसे ही बड़ा पाएंगे, और अगला जन्म उन्हें मिलेगा वही है जो कि घर घर द्वारे द्वारे तालियां बजाएंगे। और कुछ लोग उठ के भी चले गए, उनके लिए बताता हूं कि घर घर द्वारे द्वारे तालियां बजाएंगे, और कविता को बीच में ही छोड़कर घर जाएं, कविता को बीच में ही छोड़कर घर जाएं, उनके तो समझो कर्म फूट जाएंगे। और देहरी के अंदर जो कदम रखेंगे ती हुई, घर में घुसा हुआ पड़ोसी को वो पाएंगे। पंडित जी सुन लो क्या होता है। ब्राह्मण आदमी हो भाई साहब, श्राप काम कर जाता है। वो भी ब्राह्मणी है, तो उन पे थोड़ी काम करेगा ना। डिपार्टमेंट में नहीं लगता है ना, डिपार्टमेंट वाला एक दूसरे को बचाता है। और कुछ युवा भी बैठे हुए हैं, दिख रहे हैं, ये लोग भी अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में दादा लग जाते हैं, कविता पर ताली नहीं बजाते हैं। लेकिन हकीकत मालूम क्या होती है कि ये जो फेसबुक व्हाट्सएप करते रहते हो, कि फेसबुक के 10 लाइक और 4 कमेंट के चक्कर में मंजर कुछ ऐसा होता है, फेसबुक के 10 लाइक और 4 कमेंट के चक्कर में मंजर कुछ ऐसा होता है कि बीड़ी में दम मारते हुए डोकरे और सेल्फी लेती हुई लड़की का मुंह एक जैसा होता है। और कुंवारे यदि कविता पे ताली ना बजाएंगे तो कुंवारों की क्या हालत होगी। कि कुंवारे यदि कविता पे ताली ना बजाएंगे तो बड़ा ही विकट परिणाम वो भी पाएंगे। और गर्लफ्रेंड आज तक मिली है नहीं जो कोई, दूसरों की देख देख सिर्फ ललचाएंगे। और गर्लफ्रेंड जिनकी है उनकी दशा भी सुनो, गर्लफ्रेंड जिनकी है उनकी दशा भी सुनो, बात किसी और से रिचार्ज ये कराएंगे। और माल पार्क सिनेमा में घूमने जो जाएंगे तो गर्लफ्रेंड दूसरों के संग बैठी पाएंगे। पत्नी से पीड़ित तो वैसे ही लोग बैठे हैं, नहीं तो उन्हीं के लिए तो इसीलिए दादा पत्नी की वो वंदना मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि जिसको अगर आप याद कर लेंगे तो पत्नी से पंगा नहीं होगा। प्रवीण जी सही कह रहे हैं ये। और ये भी है, कविता जरूर मैं पढ़ रहा हूं लेकिन पता नहीं कितने भैयों की हकीकत बोल रहा हूं। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, पंडित जी से पूछो, वो सामने बैठे हैं। तो सुनिए मैं बताता हूँ आपको घरवाली की वंदना करने का सबसे सही तरीका। लेकिन वंदना के बाद दादा कोई गारंटी कभी की नहीं है कि आप कहें कि हमें साइड इफेक्ट हुआ कि फायदा हुआ। कि जय कलयुग की घरवाली, जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। जय कलयुग की घरवाली, पतियों को देती गाली, पति उतारे डर में आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। अब होता क्या है, शादीशुदा लोग जो नौकरी करते हैं कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। अरे कुलदीप, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि इसको मेरी बात ऐसे कैसे पता है। नहीं ऐसा होता है दादा, किसी समय में ब्राह्मण को त्रिकालदर्शी कहा जाता था। तो उसके कुछ ना कुछ गुण तो हमारे अंदर भी है, ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं। कि पति बेचारा जिस दिन वेतन लेकर घर पर आता, और प्यार से खाना उसी दिवस वो महीने भर में पाता। फिर
पति को जब नींद आ जाती धीरे से तुम उठ जाती, पति की सारी जेबें झाड़ती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। वाह वाह वाह। अच्छा, पत्नियों का एक दादा बड़ा लड़ाई करने का बड़ा सिस्टम बढ़िया होता है मुझे तो तुम्हें जानो, मुझे क्या पता। कि जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, पति नहीं तो पड़ोसन सही, कि जम कर करो लड़ाई निस दिन पति हो चाहे पड़ोसन, और तुमसे कोई जीत न पाए हो मंत्री या डीएम, देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी ये दुनिया तुमसे हारी, करगिल की फौजें भी तुमसे हारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। बीच बीच में ताली बजाते रहो तो और अच्छी वाली लाइनें आ जाएंगी। अच्छा, पति लोग ऑफिस चले जाते हैं दादा, हाँ, फिर क्या होता है कि पति देव जब ऑफिस जावे आप मार्केट जाती, पति देव जब ऑफिस जावे आप मार्केट जाती, और काम की कोई चीज नहीं सौंदर्य प्रसाधन लाती, देवी तुम्हारी है महिमा न्यारी ये दुनिया तुमसे हारी, अपनी तो बाणी भी तुमसे हारती, जय देवी झाड़ू बेलन से पति को मारती। और इस वंदना का आखिरी बंद दादा जी, स्वागत कुंवारों को समर्पित, जी। जिनकी शादी नहीं हुई है, कि शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, शादी के परिणामों का हम सब प्रभाव बतलाएं, और हम तो फंस ही चुके मित्र हो सके आप बच जाएं, जिसकी शादी हो जाए सारा सुख चैन गवाए, जलती लकड़ी से होवे आरती, जय देवी झाड़ू बेलन से हाँ। पत्नी की बात हो गई, हाँ हो गई। बात दूसरे पे करते हैं, हाँ, दूसरा विषय पकड़ते हैं अपना, क्योंकि इसके बाद क्योंकि आप भी रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, और YouTube पर भी जाएगा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद कभी के शरीर की कोई गारंटी तो आप वैसे भी नहीं ले रहे हो, फिर लेंगे भी नहीं। नहीं, दरअसल वो जब इन्होंने पत्नी की बात कही तो मुझे 4 पंक्तियां याद आ गई पंडित जी, आपको तो सुना दूं। बिल्कुल। कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है, बाज आ गया हूं मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है, प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है रस्सी जैसी, मांगने पर रोटियां भी फेंक फेंक देती है, और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है जो सुबह शाम दूध हमें रैंक रैंक देती है। बहुत सही दादा, ठीक है। अब आपकी भी दशा हमसे अच्छी नहीं है, हमें पता लग गया है, तो इसलिए अब इस विषय को ही क्लोज करते हैं, दूसरे विषय पे आते हैं। तुम क्या समझते हो, तुम ही इस मामले में आगे हो क्या? नहीं नहीं, अभी तक तो हम अपने आप को समझ रहे, लेकिन हमारे ताऊ बैठे हैं इधर ये तो घर ही नहीं अच्छा, जाते, राजनीति की अभी बात हो रही थी, 12 बजे जाते हैं भैया, राजनीति की अभी बात हो रही थी कि राजनीति, एक दिन हमने विनोद राजीव की दादा से ऐसे ही फोन पे बात हो रही थी, मैंने कहा दादा राजनीति काम कैसे करती है? बोले किसी दिन घिरो राजा फिर बताता हूँ राजनीति काम कैसे करती है। हम दोनों लोग आ गए साथ में, हालांकि ये बात झूठ है, हम दोनों लोग आगरा गए, आगरा में एक स्पेशल रेस्टोरेंट में ज्यादा हमें लेके गए, हम दोनों लोग थे, तीसरा कोई नहीं था, रेस्टोरेंट के बाहर बोर्ड लगा हुआ था कपल्स रेस्टोरेंट, कि मतलब वहां जोड़े ही जा सकते थे, चाहे प्रेमी प्रेमिका का जोड़ा हो चाहे पति पत्नी का जोड़ा हो, जहां जोड़ा ही सकता था। हमने कहा दादा ये कहाँ गलत जगह ले आए? बोले चल तुझे चाय का पीने नाश्ता करने से मतलब है, तुझे उससे क्या मतलब है? हम लोग अंदर गए, घुस तो गए, अंदर गए, लेकिन जाकर के देखा एक भी सीट भाई साहब खाली नहीं, सब पर लड़के लड़कियां बैठे हुए थे। मैंने कहा दादा आप राजनीति बताने के लिए लाए थे और आपने यहाँ लाकर चाय नाश्ते में घुसेड़ दिया, वो भी कोई टेबल नहीं खाली है, यहाँ बैठेंगे कहाँ? बोले चुप तो बैठ, तुझे राजनीति दिखाता हूँ। दादा ने जेब से फोन निकाला, ऐसे करके देखते रहे, कोई नंबर नहीं लगाया, ऐसे ही कान से लगा लिया। बोले अबे कहाँ है बे तू? बोले मैं देख रहा हूँ तेरी गर्लफ्रेंड किसी और के साथ बैठी हुई है। भाई साहब 3 मिनट नहीं लगे, 50% लड़कियां गायब हो गई, आधी सीटें खाली। बोले यही तो राजनीति है। बोले अपना काम बनाने के लिए दूसरे का कैसा भी बिगाड़ दो, यही राजनीति है। मैं राजनीति के चरित्र की 4 पंक्तियां रखता हूं कि यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा। अभी दादा ने पंक्तियां पढ़ी थी, मैं उसी की समकालीन पंक्तियां पढ़ रहा हूं
कि यहाँ अपनी लिखावट को भी खुद ही काटना होगा, कि खुद की आस तीनों को भी खुद ही छांटना होगा। और सियासत का है गलियारा यहाँ कायम नहीं कुछ भी, यहाँ खुद थूकना होगा, यहाँ खुद चाटना होगा। वाह 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 वाह। और नेताओं का चरित्र क्या है उस पर भी 4 पंक्तियां रखता हूं दादा, फिर मैं आपको एक कविता से जोड़ूंगा, क्षणिका से। हाँ कि रहेगा जब तलक मतलब, आजकल राजनीति में यही चल रहा है कि रहेगा जब तलक मतलब तुम्हें मक्खन लगाएंगे, और बने सरकार कोई भी मलाई हम ही खाएंगे, और दिखेगा फायदा ज्यादा जो तुमसे दूर रहने में, कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे, वाह 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 वाह। कसम खा कर के कहते हैं गुलाटी मार जाएंगे। कि कल शाम नेता कितनी आसानी से झूठ बोलता है, कि कल शाम सभा में अगर व्यंग्य समझ में आ जाए तो ताली बजा देना, वरना कुछ कतई एक भी मत बजाना, कोई जरूरत नहीं है। कि कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया, कल शाम सभा में एक नेता गजब कर गया और अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया, अपनी बात को दमदार बनाने के लिए हद से गुजर गया, और बाप की कसम खाकर जो कर दिया जनता से झूठा वादा, मित्रों सवेरा होने से पहले उसका पड़ोसी मर गया। अच्छा, हम भी नेताओं से खिसियाते हैं, पटरी नहीं आती अपनी, कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया, हमने एक, अब नेता का जिंदा इतना प्रभाव होता है दादा, हम जिंदा आमने सामने तो कुछ कर ही नहीं सकते, कि हमने एक नेता को मारने का प्लान बनाया और उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया, उसे सोते हुए डसवाने के लिए कोबरा नाग मंगाया, मगर जब मौके पर पहुंचे तो कोबरा नाग भी डर गया और नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया, नेता को काटने की बात से साफ मुकर गया। मैंने कहा क्यों बना बनाया खेल बिगाड़ रहा है, क्यों बना प्लान चौपट कर रहा है। अरे जब इंसान को डसना तेरी फितरत है, तो फिर एक इंसान को डसने से क्यों डर रहा है। सांप बोला अपनी बकवास बंद कर, एकदम जायज मेरा डर है। अरे मेरे तो सिर्फ फन में जहर है, इसके तो हर फन में जहर है। क्या बात है। मेरे तो सिर्फ फन में जहर है, इसके हर फन में जहर है। अच्छा, और होता क्या है दादा कि रोज मंदिर में आते जाते लोग, एक क्षणिका से जोड़ता हूं आपको, कि रोज मंदिर में आते जाते लोगों को देखकर, रोज मंदिर में आते जाते लोगों को देखकर एक कुत्ते को एक विचार आया, और वो भी लग गया भगवान का भजन करने और भक्ति का मार्ग अपनाया। वो भी लग गया भगवान का भजन करने और भक्ति का मार्ग अपनाया। धीरे धीरे समय गुजरता गया, कुत्ते का भक्ति और प्रेम और बढ़ता गया। धीरे धीरे कुत्ते को भक्ति में लीन 10 दिन बिना अन्न हो गए। कुत्ते को भक्ति में लीन 10 दिन बिना अन्न हो गए। भगवान उसके सामने प्रकट हो गए क्योंकि वो प्रसन्न हो गए। बोले हे स्वान, हे स्वान, तू अपना नसीब आसमान पे टांग ले। अरे मैं प्रसन्न हूं, जो चाहे वरदान मांग ले। कुत्ता बोला वरदान नहीं प्रभु, इतना उपकार कीजिए कि अगले जन्म में भी मुझे ये मंदिर के आगे का कुत्ता बना दीजिए। अगले जन्म में भी मुझे ये मंदिर के आगे का कुत्ता बना दीजिए। भगवान बोले एक जन्म सिर्फ एक बार होता है। एक जन्म सिर्फ एक बार होता है, उसे नहीं दोहरा सकते। कुछ और मांग ले बेटा, हम 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। कुछ और मांग ले बेटा, हम 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। कुत्ता बोला फिर प्रभु इतनी दया कीजिए कि अगले जन्म में मुझे कोई छोटा मोटा नेता ही बना दीजिए। इतनी दया कीजिए कि अगले जन्म में मुझे कोई छोटा मोटा नेता ही बना दीजिए। भगवान बोले ज्यादा होशियारी मत मार, हम झांसे में नहीं आ सकते। कहा ना कुछ और मांग ले, 2 बार कुत्ता नहीं बना सकते। अच्छा, और काव्य पाठ के समापन करते हुए दादा मैं एक कविता से जोड़ता हूं और उसके बाद मैं अपना स्थान ले लूंगा। ज्यादा देर बस आपकी खोपड़ी नहीं गाऊंगा, केवल 5 मिनट आपके और लूंगा। बिल्कुल। कि हमने किसान के जो आज की व्यक्तिगत तौर पर अगर देखें या किसान के तौर पर देखें, तब भी एक गंभीर समस्या है दादा। मैं उसी समस्या को अपनी कविता के माध्यम से उठाने की कोशिश करता हूं, व्यंग्य के माध्यम से उठाने की कोशिश करता हूं। कि हमने किसान के खेत में घुसे हुए एक सांड से पूछा,
गली कूचे मिल जाते हैं दादा आपको सांड। हमने किसान के खेत में घुसे हुए एक सांड से पूछा कि क्यों अति कर रहे हो? अरे किसान ने पसीना बहाकर उगाई है ये फसल और तुम बिना भाव के चर रहे हो। किसान ने पसीना बहाकर उगाई है ये फसल और तुम बिना भाव के चर रहे हो। और इन फसलों को चरकर और रौंदकर इन किसानों का जीवन नरक मत बनाओ। और ये जगह तुम्हारी नहीं है। अगर चरना है तो चारागाहों में या किसी जंगल में जाओ। अगर चरना है तो किसी चारागाह या किसी जंगल में जाओ। और तुमने तो इन किसानों के जीवन में आतंक और लूट मचाई है। तुमने तो इन किसानों के जीवन में आतंक और लूट मचाई है, जबकि सरकार ने जगह जगह तुम्हारे लिए चारागाह और गौशाला बनवाई है। वाह वाह, क्या बात है। जबकि सरकार ने जगह जगह तुम्हारे लिए चारागाह और गौशाला बनवाई है। अब सांड मुझसे मुखातिब हुआ, बोला तुम बुद्धिजीवी वर्ग के लगते हो। बोला तुम बुद्धिजीवी वर्ग के लगते हो तो तुम्हारा ज्ञान पेलना लाजमी है। और जरा दिमाग ठिकाने के रख के बात करो, हम बाबा जी के आदमी हैं। जरा दिमाग ठिकाने रख के बात करो, हम बाबा जी के आदमी हैं। और तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें पता नहीं है कि चारागाहों और जमीनों पर दबंगों और प्रधानों का कब्जा चल रहा है। तुम्हें पता नहीं है कि चारागाहों और जमीनों पर दबंगों और प्रधानों का कब्जा चल रहा है। और गौशालाओं के भूसे और दाने से पता नहीं कितने केयरटेकरों का परिवार चल रहा है। क्या बात है। गौशालाओं के दाने और भूसे से पता नहीं कितने केयरटेकरों का परिवार चल रहा है। और फिर थोड़ा गुस्से में बोला, अरे हम इतने निरीह भी नहीं हैं। अरे हम इतने निरीह भी नहीं हैं जो हमें कोई भी ठोक के चल देगा। अरे इंसान समझा है क्या जो किसी नेता का बेटा हमें अपनी गाड़ी से कुचल देगा? क्या बात है। इंसान समझा है क्या जो कोई नेता का बेटा हमें अपनी गाड़ी से कुचल देगा? और अब तेरी औकात नहीं है, अब तेरी औकात नहीं है जो कसाई के हाथों मेरी गर्दन कट जाएगी। और हाँ, मैं विकास दुबे भी नहीं हूं जो मेरी गाड़ी पलट जाएगी। अरे वाह, क्या बात है, क्या मारा है। मैं विकास दुबे भी नहीं हूं जो मेरी गाड़ी पलट जाएगी। क्या बात है। और आखिरी दो पंक्तियों में अगर इस कविता का सार आप तक पहुंच जाए तो तालियां उठाकर चलते चलते आशीर्वाद दीजिएगा। सांड बोला कि जब तक ये सियासी लोग हमारे नाम पर वोटों से अपनी झोली भरते रहेंगे, चाहे किसान रोए या तुम रो, हम सांड ऐसे ही हर फसल चरते रहेंगे। हम सांड ऐसे ही हर फसल चरते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत